कि जी तो अब हम स्टेशियन ट्यूब शुरू करते हैं। इसके डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हम अच्छे से एनाटॉमी समझ लेते हैं और फंक्शन समझ लेते हैं ताकि हमें डिसऑर्डर्स आसान हो जाए। और स्टेशियन ट्यूब को हम ऑडिटरी या फिर फ्रिंजर टिम्पैनिंग ट्यूब भी कह रहे होते हैं, ऑडिटरी ट्यूब या फिर फ्रिंजर टिम्पैनिंग ट्यूब। आप लोगों को मैंने जब एनाटॉमी हम मिडल ईयर की पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि हमारी जो इंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर है उसमें से एक आपको बताया था कि पोर बन रहा है, ठीक है। उस पोर में से एक ट्यूब निकल रही है। पहले वो बोनी ट्यूब होती है, फिर वो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है, फिर वो हमारे पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स में ओपन हो रही होती है। तो वो वाली ट्यूब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो उसकी एनाटॉमी क्या है, ठीक है, और फंक्शन वो कैसे कर रही है। सबसे पहले देखो, ये हमारी जो ट्यूब है ये हमारे मिडल ईयर से निकल रही है। हमारा मिडल ईयर है रेड वाला सारा, ठीक है, उसमें से ये ट्यूब निकल रही है और हमारे पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स में आगे ओपन हो रही है। ये हमारा सारा नोज़ है और ये हमारा सारा फेरेंक्स है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर वाल होगी ना नोज़ की, जो बैक पे होगी, उसके अंदर ओपन हो रही होगी ये हमारी ट्यूब। तो इसके अब हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होगी। तब मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा मिडल एयर का जो इंटीरियर पार्ट भी बन रहा है, जो इंटीरियर वाल भी बन रही है, ठीक है, वो भी बोनी वाल होती है, ठीक है। उसमें से एक पोर बन रहा है और वो हमारी आगे बोनी पोर्शन निकल रहा है स्टेशन ट्यूब का। ये पहला बोनी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी तकरीबन 12 मिलीमीटर। टोटल इसकी लेंथ होती है 36 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर हमारा होगा बोनी पार्ट, फिर उसके आगे हमारा कार्टिलेजियनस पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसको हम फिब्रो कार्टिलेजियनस पार्ट कहेंगे, क्योंकि उसमें फाइबर्स भी पाए जाएंगे और कार्टिलेजियनस भी पार्ट पाया जाएगा, और जो कि 24 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी। और ये दोनों पार्ट जहाँ पे ज्वाइन हो रहे होंगे ना, ये वाले बोनी पार्ट और कार्टिलेजियनस पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ना डायमीटर हमारा तंग होगा। उस पॉइंट को हम इस्तेमस कह रहे होंगे, जैसे हमने एक्सटर्नल किनार में भी इस्तेमस बोला था ना, यहाँ पर भी इस्तेमस ही बोलेंगे, लेकिन वो होगा स्टेशन ट्यूब का इस्तेमस। और फिर इसका जो हमारा मिडल ईयर पे जो इसका ल्यूमन ओपन हो रहा होगा, ठीक है, वो ल्यूमन हमेशा ही ओपन रहेगा और वो वाइड होगा, ठीक है। लेकिन जो बाहर हमारा नेजोफेरेंक्स में ओपन हो रहा होगा वो स्लिट लाइक होगा, एक तरह की ना वर्टिकल सी लाइन होगी, बंद होगा, मैक्सिममली बंद होगा। और जब हमें कंडीशन हमें मतलब अंदर एयर चाहिए होगी तो वो ऑटोमेटिकली खुलेगा। बताऊंगा आगे जाके फंक्शन में कैसे कब खुलेगा और क्यों खुलेगा, ठीक है। नॉर्मली स्लिट लाइक और बंद सा होगा। और यहाँ पे ना हमें कार्टिलेजिनस के ऊपर एक रेस्ड एरिया मिलेगा, एलिवेशन सी मिलेगी, जिसको हम कहेंगे टोरस ट्यूबेरियस। जब हम देखेंगे ना पोस्टीरियर नेजोफेरेंक्स के अंदर, तो एक एलिवेशन से हमें नजर आएगी लेटरल साइड पे, लेटरल वाल्व ऑफ नेजोफेरेंक्स पे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे टोरस ट्यूबेरियस है ये। अब हम इसका स्ट्रक्चर ना डिटेल में देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा एक ना कार्टिलेजियनियस पार्ट बन रहा होगा, जो मोटा सा कार्टिलेजियनियस पार्ट होगा, जो सी शेप्ड होगा। ये सारा का सारा हमारा कार्टिलेजियनिस पार्ट है, ठीक है, सी शेप्ड, ठीक है। इसके अंदर एक इलास्टिन पाया जाएगा, मतलब इलास्टिक फाइबर्स पाए जाएंगे। इलास्टिक फाइबर का क्या फंक्शन होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे 24 घंटे। आपको पता है जैसे हमारी भी इलास्टिक होती है, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, इसको हम खींचते हैं तो खुल जाती है, ठीक है। जैसे ही हमारे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये इसको खींचेंगे तो ये इलास्टिन खींचा जाएगा, ये खुलेगा, और हमारा ये स्लिट है, जो सामने स्लिट है, ये ओपन होके ऐसी स्लिट देखने को मिलेगी। तो इलास्टिन हिंज है एक तरह का, जैसे दरवाजे का हिंज होता है ना, वैसा हिंज है। और ये हमारे कार्टिलेजियनिस, जो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेजियनिस पार्ट है, उनको आपस में ज्वाइन करके रख रहा है, ताकि जो हमारी ट्यूब है ना वो बंद रहे, स्टेशन ट्यूब बंद रहे। स्टेशन ट्यूब बंद रहेगी तो हमारे 100 मसले मसाइल से हम बच सकेंगे, 100 तरह के इन्फेक्शन से बच सकेंगे। और फिर जो इलास्टिक की मीडियल साइड पे जो हमारा ये कार्टिलेजियनिस पार्ट होगा, जो लंबा वाला बड़ा वाला पार्ट होगा, इसको हम कहेंगे मीडियल लैमिना, ठीक है। ये मीडियल लैमिना आ जाएगा हमारा। और जो छोटा सा लेटर वाली साइड पे होगा, इसको हम लेटरल लैमिना कह देंगे, ठीक है। ये लेटरल वाली साइड मतलब जो हमारी कान वाली साइड होगी वो लेटरल हो जाएगी, और मीडियल साइड हो जाएगी, हमारी नोज वाली साइड है वो मीडियल साइड हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो मैं आपको बताया कि हम इसको टोटल को मिला के फिब्रो कार्टिलेजियनिस पार्ट कह रहे हैं, मतलब फाइबर्स भी इसमें पाए जा रहे हैं। फाइबर्स की एक लेयर होगी वो लेटरल साइड पे होगी। ये जो वाइट वाइट लेयर नज़र आ रही है, ये फाइबरस लेयर है हमारी स्ट्रक्चर की, स्टेशन ट्यूब की। बाकी सारा कार्टिलेजियनिस पार्ट हो गया सी शेप, उसके अंदर एक इलास्टिक पाया जा रहा है, इसको हम हिंज कह रहे हैं, जो कि हमारा हेल्प कर रहा है ताकि हमारा ल्यूमन क्लोज रहे, हमेशा स्लिट लाइक बना रही है। स्लिट लाइक रहेगा तो अंदर एयर नहीं जा पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी या कुछ सिक्रीशन नहीं जा पाएंगी, ठीक है। जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो स्लिट लाइक ओपन होगा, क्योंकि इलास्टिक खींचा जाएगा। इलास्टिक खींचा जाएगा तो दोनों के दोनों जो मीडियल और लेटरल लैमिना साइडों पे होंगे, और अंदर से सुराख में जगह बन जाएगी और हमारी एयर अंदर जा सकेगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट पाया जाएगा, जो हमारी फिब्रस लेयर है, वाइट वाली फिब्रस लेयर है, इसके साथ साथ एट द एंड तक ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, ये पूरे टोटल ओवरऑल कार्टिलेजियनिस पार्ट है, बोनी पार्ट नहीं। कार्टिलेजियनिस पार्ट जो जहाँ शुरू हो रहा है एट द एंड ये इस तरह है कि चलता आ रहा है। ये कार्टिलेजियनिस पार्ट ऐसे ही चलता आ रहा है, फिब्रस पार्ट ऐसे ही चलता जा रहा है पीछे तक, ठीक है। और जो फिब्रस पार्ट है उसके साथ हमारा एक
पैड ऑफ फैट पाया जा रहा है, फैट की ना डेपोजिशन है। उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? अभी ऊपर तो हमारे इलास्टिन ने दोनों कार्टिलेजिनस पार्ट को जोड़ा हुआ है, लेकिन ये फिब्रस पार्ट है ये भी खुल सकता है ना, ये खुलेगा तो यहाँ से थोड़ी बहुत ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसको बंद करने के लिए हमारा ऑस्टमेंट पैड है, यहाँ से उसने कंप्रेस किया हुआ है, इसको कंप्रेस करके रख रहा है, ठीक है। और फिब्रस लेयर ओपन नहीं हो पा रही, तो एक तरह का हमें बस ये इन दोनों का फंक्शन है, जो इलास्टिन का और ऑस्टमेंट पैड का, कि सुराख को बंद करके रखना है। मसल का फंक्शन है कि सुराख को खोलना है, ठीक है। अब हम मसल देख लेते हैं, मसल कैसे पाए जाएंगे। अब आप लोग मसल देख लो, मसल कैसे कैसे पाए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा आ रहा है साल्पिंजोफ्रेंजिस। सारे मसल जो है ना हमारे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉफ्ट पैलेट, जो हमारा हार्ड पैलेट पहले आगे वाली साइडों पे, दांतों वाली साइड पे, ठीक है, उसके पीछे हमारा सॉफ्ट पैलेट है। ये सॉफ्ट पैलेट पे जाके सारे मसल की इंसर्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमारा ओरिजिन हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट पे हमारी इंसर्शन हो रही है, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट मसल है वो हमारा टेंसर विलाई पैलेटिनी, जो कि हमारा जाके यहाँ पे, आपको बताया ना मैंने, लेटर लेमिना पे जो फिब्रस लेयर है, फिब्रस लेयर पे लग रहा होगा, ये फिब्रस लेयर को पकड़ के खींचेगा। जब वो खींचेगी, ऊपर जो हमारा इलास्टिन वाला हिंज बना हुआ है, इलास्टिन हिंज खींचा जाएगा, हमारा सुराख ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मसल यही, इसको हम डायलेटेड ट्यूबाई मसल भी इस वजह से कह रहे थे कि ये ट्यूब को डायलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे दो मसल आ जाएंगे, साल्पिंजोफ्रेंजियस और लिवेटर विलाई पैलेटिनी, जो कि नीचे वाली साइड पे लग रहे होंगे। जो हमारा लिवेटर पैलेटिनी है वो टोटल ओवरऑल नीचे ट्यूब के लगता एंड तक बोन पे जा रहा होगा, नीचे कार्टिलेजिनस पार्ट पे लग रहा होगा, जो मीडियल मैंने बताया ना, मीडियल लेमिना, उसके साथ लग के एट द एंड तक जा रहा होगा। इन दोनों मसल के इतने अभी फंक्शन ऑब्वियस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मसल भी रोल प्ले कर रहे हैं ओपनिंग के अंदर, क्योंकि जो लिवेटर पैलेटिनी है ये थोड़ा सा अपवर्ड भी मूव करता है और मिडियल मूव करता है, मतलब थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेगा, मिडियल भी मूव करेगा। तो एक तरह का पता स्लिट बनी हुई है, स्लिट को हमने ओपन करना है। वो कौन सा कोई पूरा ओवरऑल पोर है, पोर तो है नहीं पूरा, स्लिट तरह का। अगर हम उसको अपवर्ड मूव करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे, तो कुछ ना कुछ हेल्प आउट होगा कि थोड़ा बहुत सुराख ओपन हो ही जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ना जो लाइनिंग ऑफ स्टेशन ट्यूब है, मतलब अंदर से कैसी लाइनिंग हुई है, अंदर कैसा इसका म्यूकोजा पाया जा रहा है। तो लाइनिंग ऑफ स्टेशन देखते हैं। उसके अंदर हमारे सबसे पहले जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल सेल है, कोलमनर एपिथेलियल सेल है, मतलब सिलिएटेड नहीं बोलना, बाकी हर चीज़ भूल जाना और ये कोलमनर याद रखना है, ठीक है। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स है जिनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। सिलिया का क्या फंक्शन है? सिलिया जो है ना वो हर टाइम मूव कर रहा होगा नेजोफेरेंक्स वाली साइड पे। ये नेजोफेरेंक्स साइड है, ये हमारी मिडिल ईयर साइड है, ठीक है। ये मिडिल ईयर है। यहाँ से अगर हमारा ये जो ऊपर वाले सिलिया बना हुआ है ये बार बार मूव करेंगे इस साइड पे और नेजल वाली साइड पे मूव करेंगे, ताकि जो हमारी सिक्रीशंस आ रही हैं मिडिल ईयर से, या कुछ भी है, पस वगैरह भी कुछ भी है, उसको हमारी उसका काम ही ये है कि हमारे मिडिल ईयर से रिमूव करना है। एक तरह का मिडिल ईयर का गार्ड है, मिडिल ईयर को हर तरह की इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसकी स्क्रीशंस को भी रिमूव करना है, उसको एयर भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसकी स्क्रीशन कैसे रिमूव कर रहा है? हमारा सिलिया मूव कर रहा है, उसके ऊपर स्क्रीशंस होंगी, उसको मूव करते 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 हमारे नेजोफेरेंक्स में उतार देगा, हम नाक से रिमूव कर देंगे, गले के थ्रू रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे गोबलेट सेल पाए जाएंगे। गोबलेट सेल आपको बताया था कंजक्टिवा के अंदर भी पाए जाते थे, जो कि मिशन रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीशन रिलीज करनी है, लुब्रिकेशन करनी है हमने अपनी ट्यूब की, ठीक। और यहाँ पे हमारे सीरो म्यूकिनस ग्लैंड भी पाए जाएंगे, जो कि एक तरह का म्यूकस रिलीज करेंगे, साथ में एंटीबायोटिक मटेरियल रिलीज करेंगे, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ट्यूब का हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारी नर्व सप्लाई आ जाएगी। नर्व सप्लाई में आप लोगों ने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो टेंसर विलाई पैलेटिनी का याद रखना है कि ट्राइजेमिनल ब्रांच, ट्राइजेमिनल की ब्रांच सप्लाई करेगी, जो V3 जो मैंडिबुलर ब्रांच है, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो क्रेनियल नर्व 9 है, ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व है, ठीक है, वो पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई और सेंसरी नर्व सप्लाई कर रही होगी हमारी ट्यूबल मिकोजा की, जो ट्यूबल मिकोजा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लिवेटर विलाई पैलेटिनी है और साल्पिंजोफ्रेंजियस मसल है, उसको हमारी क्रेनियल नर्व 11 सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्फेंट और अडल्ट के अंदर क्या डिफरेंस होगा स्टेशन ट्यूब का। एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर स्टेशन ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन जाने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है मिडिल ईयर के अंदर। वो क्यों होगा वो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक तो जो बच्चों की लेंथ होगी ना स्टेशन ट्यूब की, वो छोटी होगी, ठीक है, और बड़ों की लेंथ लंबी होगी, ठीक है। एक लेंथ लंबी होगी, जो कि आपको पता है कि लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। जैसे यूटीआई के केस में होता है कि औरतों का यूरेथ्रा छोटा होता है, ऐसे उनमें यूटीआई के केसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मर्दों की निस्बतन। इसमें भी ऐसी हो रहा है, लेंथ छोटी होगी। और दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल बहुत ज़्यादा होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बिल्कुल हल्का सा नहीं, यहाँ से 10 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरे अडल्ट होंगे उनके अंदर 45 का एंगल बन रहा होगा, एंगल होगा, तो तब भी बैक्टीरिया को जाना मुश्किल होगा, इन्फेक्शन के खतरा कम होंगे। और जो इस्तेमास का मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे हमारा बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट ज्वाइन हो रहा है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई एंगुलेशन नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसके अंदर उसके अंदर भी थोड़ा सा एंगल आ रहा होगा। कार्टिलेजिनस पार्ट जहाँ पे बोनी पार्ट ज्वाइन हो रहा है वहाँ पर भी थोड़ा सा एंगल बन रहा होगा। और इसका जो बच्चों का बोनी पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा लंबा होगा और इसके अंदर बोनी पार्ट छोटा होगा। और जो हमारा इसका कार्टिलेज है वो बिल्कुल फ्लैसिड सा होगा। फ्लैसिड मतलब है कि थोड़ा सा ना नरम सा है,
तो उसमें रिट्रोग्रेड फ्लक्स हो सकता है, मतलब नेजोफिंजियल सिक्रीशन है, अगर उसके मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उसका वो कार्टिलेजिनियस पार्ट ही बड़ा फ्लैसिड सा है और नरम सा है, और कभी भी पोर ओपन हो सकता है और कुछ भी सिक्रीशन वगैरह उसके ट्यूब के थ्रू मिडिल एयर में जा सकती हैं। ठीक है, फ्लैसिड होने के ये नुकसान आते हैं। और जो बड़ों का होगा वो रिजिड होगा। ठीक है, अगर वो रिजिड होगा, ठीक है, मजबूती से उसने अच्छे तरीके से सुराख को बंद करके रखा होगा, तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं जा सकता। इस वजह से बच्चों में अक्सर कहा तो जो मिल्क वगैरह वो भी मिडिल ईयर में चला जाता है, क्योंकि इनकी ट्यूब की जो क्लोजिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती। और इनका जो आपको बता चुका मैं इलास्टिन पढ़ाया था, इनका इलास्टिन भी बहुत लेस डेंस होता है और इनका डेंस होता है। लास्टिन डेंस होगा तो वो अच्छी मजबूती से पकड़ के रखेगा ट्यूब को, लेकिन इनका लेस डेंस होगा तो वो फिर सुराख ओपन होने के ज़्यादा खतरात होंगे। ठीक है, और इनके अंदर जो ऑस्टमैन फैट है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा फिब्रस लेयर के नीचे प्रेजेंट है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा होगा वॉल्यूम में, इनके अंदर ऑस्टमैन फैट भी ज़्यादा होगा। मतलब जो अडल्ट को स्टेशन ट्यूब ज़्यादा सपोर्ट कर रही होगी बच्चों की निस्बत, इस तरह बच्चों में मिडिल ईयर के इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो स्टेशन ट्यूब है इसके फंक्शंस क्या है, जो हमारी बॉडी में फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला तो आ जाएगा हमारा वेंटिलेशन करनी है और रेगुलेशन करनी मिडल ईयर के प्रेशर की। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा मिडल ईयर का प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एक्सटर्नल एयर का। आपको पता है कि बाहर से भी प्रेशर आ रहा है एयर का, अंदर से भी प्रेशर होना चाहिए, तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वलाइज होगा तो हमारी हेयरिंग अच्छी होगी। ठीक है, अगर प्रेशर ही कम ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, यहाँ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, तो हमारी हेयरिंग डिस्टर्ब हो सकती है। एक तो हेयरिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा प्रेशर अंदर मतलब इक्वलाइज होना बहुत ज़रूरी है, कि एम्बियंट प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा ये ना, जो हमारी स्टेशन ट्यूब होती है नॉर्मली क्लोज ही रहती है, ये ओपन होती है जब हम स्वेलिंग करते हैं, मतलब थूक वगैरह अंदर निकलते हैं, या फिर पानी वगैरह पीते हैं, या फिर यॉर्निंग करते हैं, जैसे जमाई वगैरह लेना या स्नीजिंग करना, ठीक है, छींक वगैरह मारते हैं, उन कंडीशन में ओपन होती है, और तब हमारी एयर जाती है और हमारी मिडल एयर का जो प्रेशर है उसको नॉर्मल कर देती है। और जो हमारा पोस्चर होता है, मतलब कि हम बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है इसकी ओपनिंग के लिए। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, और लेटे रहते हैं, आपको पता है, तो जब लेटे रहेंगे ब्लड वॉल्यूम उनकी वेन्स में ज़्यादा होगा, वेन्स की इनगॉर्जमेंट होगी, ठीक है, और ये इसकी ओपनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, ज़्यादा क्लोज ही रहेगी, तो उनका भी मिडल एयर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा और उनकी हेयरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। नॉर्मली ये जब 7 से 10 साल का बच्चा होता है तो ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है खुद ब खुद ही। और उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन आ जाएगा प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में एक तो सबसे पहले आएगा कि आप लोगों को पता है कि जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो साउंड वेव्स हमारे माउथ में बन रही हैं। ठीक है, अगर वो सुराख 24 घंटे ओपन होता है, मैं आपको बताया कि सुराख नॉर्मली बंद होता है हमारा ट्यूब का, स्टेशन ट्यूब का, अगर सुराख ओपन होता है तो वहाँ से भी तो हमारी साउंड वेव्स हमारे मिडिल एयर में जा सकती थी, वहाँ से मिडिल एयर में जाती तो डिस्टॉर्शन ऑफ हेयरिंग हो सकता था। आपको पता है कि बाहर से भी साउंड वेव्स आ रही हैं एक्सटर्नल केनाल से भी, और अंदर से भी जानी शुरू होती थी, तो साउंड वेव्स मिक्सअप हो जानी थी, एक तरह की डिस्टॉर्शन ऑफ हेयरिंग हो जाना था। तो अल्लाह की कुदरत की तरफ से ये भी बंद है, स्टेशन ट्यूब बंद है, साउंड वेव्स नहीं जा पा रही। दूसरा ये होगा कि इसका बंद होने का दूसरा ये फ़ायदा है कि हमारी जो सिक्रीशन वगैरह है, आपको पता है कि अगर हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वो भी तो हो सकता है ना, हमारी अगर ट्यूब ओपन होती तो वहाँ से वो जाके तो हमारे मिडिल की इन्फेक्शन कर सकता था। ठीक है, कोई भी इस तरह की सिक्रीशन वगैरह है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो ट्यूब बंद रहेगी तो कुछ भी हमारे मतलब मिडिल एरिया में नहीं जा सकता। तो एक तरह का प्रोटेक्टिव फंक्शन ये दे रहा है हमें। और तीसरी बात ये है कि अगर हमारा, आपको पता है, अगर हमारा नेज़ोफेरेंक्स में हाई प्रेशर हो जाए, ठीक है, हाई प्रेशर हो, या किस कंडीशन में हो सकता है कि जब हमारा कोई दोनों तरफ नोज़ बंद है, ठीक है, तो मतलब कोई रेशा वगैरह, तो अगर हम उसको फोर्सफुली रेशे को बाहर निकालना चाह रहे हैं, आपको पीछे पता है कि पीछे ही हमारे मसल प्रेजेंट है सॉफ्ट पैलेट पे, ठीक है, और साथ में अगर हम उसको फोर्सफुली निकालने की कोशिश करेंगे, वो ओपनिंग, उसकी भी ओपनिंग होगी जो हमारी ट्यूब की है, और साथ में रेशा भी आने की बाहर की कोशिश करेगा, और बाहर नहीं आ पाया तो वो उस ट्यूब से हमारे मिडिल एयर में जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप लोगों को पता है कि कोई एडिनॉइड्स वगैरह हैं, जैसे हमारे टॉन्सिल वगैरह होते हैं, और या फिर कोई दोनों नोस्ट्रिल की ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी कैंसर की वजह से, या फिर कोई पॉलिप वगैरह, आपको पता पॉलिप बन जाते हैं, अगर दोनों नोस्ट्रिल बंद हो तब भी अगर हम स्वेलिंग करने की कोशिश करें, स्वेलिंग करने का आपको बताया, स्वेलिंग करते हैं, कुछ पानी वगैरह पीते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, या इवन कि अगर हम थूक भी निकलते हैं तो आप लोगों को आवाज़ आएगी, पॉपिंग आवाज़ आएगी आपके कानों के अंदर, किस तरह पता चलेगा कि कोई ट्यूब ओपन हुई है, ट्यूब बंद हुई है। ठीक है, जैसे कोई गुब्बारा खुला, कोई बंद हुआ है, तो ऐसी बात आपको कानों में भी आएगी। तो उस टाइम भी ट्यूब ओपन और बंद होती है। अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होगी, कोई सिक्रीशंस होगी, तो तब भी हमारी ट्यूब से हमारे कानों में जा सकती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होता है। तो मतलब नोस्ट्रिल्स का भी ओपन होना बहुत ज़रूरी है इसकी क्लोजिंग के लिए, स्टेशन ट्यूब की। तीसरा हमारा फंक्शन आ जाएगा क्लियरेंस ऑफ मिडिल ईयर सिक्रीशन। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मिडिल ईयर से जो भी सिक्रीशन बनेगी, जो हमारा सिलिया है,
कोलमनर सेल्स का सिलिया है, वो सिलिया हमारा हमेशा नेजोफेरेंक्स वाली साइड पे ही मूव कर रहा है, इस साइड पे ही मूव कर रहा है, ठीक है। उसने उस स्क्रीशंस को, जो मिडल जैसी स्क्रीशन निकलनी है, उनको बाहर ही रिमूव करना है।